हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। लॉकडाउन के बीच निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। सरकारी आदेशों के बावजूद निजी स्कूल उस पर ठेंगा रखते हैं और अपने नियम कानून से चलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद भी केंद्र और प्रदेश सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन निजी स्कूल इन आदेशों की परवाह नहीं करते। सिरसा में प्राइवेट स्कूल प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखे। सिरसा के दड़वी गांव में जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो वहां एक प्राइवेट स्कूल खुला मिला। स्कूल में स्टाफ के साथ साथ बच्चों को भी बुलाया गया था। शिक्षक क्लास ले रहे थे, लेकिन इन सब के बीच न तो किसी शिक्षक के चेहरे पर मास्क दिखा, न ही बच्चों के। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द भी इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जब हमने बच्चों से बात की तो जरा पहले आप वो सुनिए। संजना, कहाँ से आते हो आप? दड़बी से। दड़बी से। यहाँ स्कूल में कितने दिन हो गए आपको आते हुए? 2 दिन। 2 दिन हुए? अच्छा, सर ने बोला था स्कूल में गएगा। कितने दिन हो गए आपको स्कूल में आते हुए? 2 दिन। 2 दिन हुए। तो सर ने बोला था स्कूल में आना है, क्या बोला था? सर कहते स्कूल आ जाएगा। स्कूल आना है। अच्छा, क्या नाम है सर का? अमन सर सेठी। अमन सेठी सर ने बोला। हैरानी की बात तो ये थी कि इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी नहीं थी। जब हमने उन्हें इस बारे में बताया तब उनकी नींद खुली। विभाग के अधिकारी ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा स्कूल की मान्यता भी रद्द करने की बात कही। बिल्कुल, अभी संज्ञान में आया है कि दड़बी के अंदर मतलब ट्रेशा नाम का एक स्कूल है, वो बच्चे बुलाए हुए हैं। बिल्कुल पहली बात तो कोई स्कूल खुले ही नहीं सकता सर, और उसमें बच्चे बुलाने का तो मतलब ही नहीं हो सकता। अगर ऐसा है हम उसका संज्ञान लेंगे और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने कोरोना के चलते स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इन स्कूलों को न सरकारी आदेशों की परवाह है न बच्चों की सुरक्षा की। ये अपने नियम कानून से चलते हैं। पर हैरत की बात तो यह है कि जिला शिक्षा विभाग भी आंख बंद करके सोया हुआ है और बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश में, देश में और विश्व में जब स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है और हर कोई ये कह रहा है कि घर पर ही बैठिए, ऐसे में ये सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिस तरह से बच्चों को बुला रहे हैं, ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सत्यनारायण यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, तस्वीरें आपने देखी, ये वही छोटे स्कूल है जहां पर अभी सबसे पहले केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए कि ऑनलाइन स्टडीज की ओर हम मूव करेंगे। तो क्या ऐसे छोटे स्कूलों को दिक्कत आ रही है ऑनलाइन स्टडीज की ओर मूव करते हुए? देखिएगा, सबसे पहले तो जो आपकी रिपोर्ट देखी है और जिसमें आपने बताया है, दिखाया है कि निजी स्कूल इस प्रकार खुला हुआ है, बहुत छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में उपस्थित हैं, तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की कोई चहलकदमी नहीं होगी, विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। अभी तक ये आदेश थे। ये कल परसों सरकारी स्कूलों में और उससे 5-7 दिन पहले, क्योंकि जितने भी निजी स्कूल हैं ये अपनी मनमानी करते हैं और ये सरकार के आदेशों को भी बहुत बड़ी दबाव के उस पर मानते हैं, मानते नहीं हैं। और मुझे लगता है ये स्कूल तो बड़ा छोटा सा स्कूल है। तो 1 हफ्ते पहले सरकार से जब इन्होंने बार बार प्रेशराइज सरकार को किया तो सरकार ने इनको अनुमति दी थी कि वे अपने आप प्रशासनिक जो आपका भवन है उसको आप खोल सकते हैं। उसमें क्लर्क है या माली है, पीएन है, हेड है, वो आ सकता है। लेकिन बच्चों को इस प्रकार की जो वैश्विक महामारी है जिसका इतना बड़ा प्रकोप पूरे विश्व में है और हमारे हरियाणा और हमारे हिंदुस्तान में भी है, तो इस प्रकार की जो गैर लापरवाही का जो कार्य मतलब इस निजी स्कूल ने किया है, मैं अपने संगठन की तरफ से इसकी भर्त्सना करना चाहता हूँ, निंदा करता हूँ। और जरूर हमारी भी ये मांग है और सरकार इस पर संज्ञान भी लेगी और जरूर इस स्कूल के खिलाफ जो है कठिन से कठिन
कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए। आप लेकिन जहां तक आपने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन एजुकेशन का थोड़ा सा प्रचलन हुआ है और लोगों ने कोशिश की है और पिछले 1 महीने से हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के इस परिवेश को देखते हुए जहां पर बहुत सारा जो है रूरल एरिया है, वहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, गरीब तबका है, उनके पास पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फोन की सुविधा नहीं है, तो वो पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती। वो एक अलग बात है कि प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयासों में हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो उतनी सफलता ऑनलाइन में नहीं मिल रही है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1-2 महीने अगर पढ़ाई नहीं होगी तो भी मैं ये मानता हूं कि इतनी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। और ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको किसी भी मतलब मायने में इनको विद्यालय में बुलाया जाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि आप अध्यापक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपको क्या लगता है कि इस स्कूल की क्या वजह रही होगी कि इन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों को इस समय बुलाया होगा? ये तो अभी जांच का विषय रहेगा कि क्या वजह रही होगी, लेकिन मैं तो जनरली ये कह सकता हूं कि निजी स्कूलों की अपनी एक आपाधापी रहती है। इनको ऐसा लगता है कि हम अगर बच्चों को विद्यालय में बुलाएंगे और इस परिस्थिति में भी पढ़ाने का अगर हम ये दिखाएंगे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्कूल की जो छात्र संख्या है उसमें इजाफा होगा। केवल और केवल ये हो सकती है, ये केवल एक प्रकार की मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए स्कूल को। सत्यनारायण जी, क्योंकि ये भी सत्य है कि हरियाणा की ज्यादा से ज्यादा जनता गांव में ही बसती है और रूरल तबके की भी हम बात कर रहे हैं, और ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा की उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अभी ये छोटे बच्चे दिख रहे हैं इस निजी स्कूल में, कुछ ऐसे बड़े बच्चे भी होंगे जो अपनी स्टडी से लैग कर रहे होंगे, उनके लिए फिर ऑनलाइन स्टडी के अलावा क्या विकल्प हो सकता है? देखिएगा, विकल्प तो सही मायने में फिलहाल अगर विद्यालय जब तक नहीं खुलते हैं तब तक ऑनलाइन ही एक छोटा जरिया है, जिसमें हम ऑनलाइन भी कह सकते हैं, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से भी है, कुछ सरकार ने न्यूज चैनल्स भी चलाए हैं, जो हमारा उत्कर्ष सोसाइटी है एजुसेट के माध्यम से, उससे भी चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम हरियाणा प्रयास खूब कर रहा है और हम भी उसमें सहयोग, हमारे शिक्षक से भी सहयोग कर रहे हैं और शिक्षकों ने खुद अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, यूट्यूब चैनल से वीडियो ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से इस सुविधा के अनुसार छात्रों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। बड़ी मुश्किल से हम 30-40% छात्रों या 50% छात्रों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है और करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसा आपने कहा कि भाई अगर ऑनलाइन शिक्षा नहीं है तो क्या हो बच्चों की पढ़ाई का, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे संगठन का भी ये मानना है, हमने सरकार को पत्र भी लिखा पीछे, हमने पत्र लिखा था कि भाई छोटे बच्चों की बजाय बड़े बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यानी 1 से 8 तक को तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर इस परिस्थिति में नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को इतना ज्ञान नहीं है और वो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उनका वो पालन नहीं कर पाएंगे। हमने प्रदेश सरकार को ये पत्र लिख करके मांग की हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने कि बड़े बच्चों को 11वीं 12वीं के बच्चे जो समझदार बच्चे हैं और जो अच्छी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं का पालन करते हुए और सारी और हेल्थ की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए, और ओड इवन में या एक कक्षा के आधे बच्चे एक दिन, आधे बच्चे दूसरे दिन, इस प्रकार अगर विद्यालयों को खोला जाए, इस प्रकार से छात्रों को बुलाया जाए, तो उससे मुझे लगता है छात्रों की पढ़ाई उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर ये मांग भी हमारी पूरी नहीं होती है और मुझे लगता है कि सेंटर की गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार की और विद्यालय नहीं खुले हैं, तो भी मेरा ये मानना है और हमारे संगठन का ये मानना है कि अप्रैल और मई का महीना अगर विद्यालय में पढ़ाई नहीं होगी तो भी बहुत ज्यादा नुकसान होने की स्थिति में हम नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि पहले भी हम यही करते हैं, मई में और अप्रैल में हमारे जो है प्रवेश उत्सव चलता है, नामांकन चलते हैं, फिर क्लास रेडनेस प्रोग्राम है, सीआरपी है, इस प्रकार की गतिविधियां ही चलती हैं और मई के अंतिम सप्ताह के आसपास ही हमारा ठीक ठाक सा सिलेबस शुरू होता है। कुछ छात्र भी
इन दिनों में कम आते हैं फसली अवकाश की वजह से, क्योंकि फसल का कार्य होता है। तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और उसकी भरपाई हम जुलाई में जो है ना, जब जैसे ही हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हम थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करके इस कमी को पूरा कर लेंगे। ठीक है, हमारे संवाददाता अमित तिवारी लाइव हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं, जहां की रिपोर्ट हम आपको ये दिखा रहे हैं। अमित तिवारी, अब ये रिपोर्ट दिखाने के बाद, हरियाणा न्यूज के इस खबर दिखाने के बाद कितना असर हुआ है और इस स्कूल का क्या कहना है? के बाद हमने ही जो डीओ के संज्ञान में ये पूरी जो बात बताई उन्हें, और किस तरह से स्कूल जो है बड़ी हिमाकत करके और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करके और तमाम जो नियम कायदे जो जारी किए गए हैं लॉकडाउन की अवधि में, उन तमाम बातों का उल्लंघन करके यह स्कूल खोला गया था। और बाद में कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने भी और जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में संज्ञान लिया और स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर दिया गया। उसे पूछा गया है कि आखिरकार उसे किस वजह से उसने तमाम जो हिदायतों के बावजूद ये स्कूल खोलने का कार्य किया। अब उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो आगे बनेगी। फिलहाल जो है स्कूल आज नहीं खुला है। जी ठीक है, अब कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या ये वजह जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार इतने छोटे बच्चों को क्यों बुलाया गया इस समय? जी, जो बातें सामने आई है उसके जो ये है बातें निकल कर आई हैं कि जो स्कूल खोला गया उसके पीछे इसका मकसद था कि एक तो कोर्स जो है वो पूरा करवा लिए गए और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, कोई देखने भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन मीडिया वहां पहुंच गया। तो ऐसे में पूरा मामले का जो खुलासा हो गया और उसके बाद जो है वो जिला प्रशासन के मामले में मीडिया ही ये पूरा वाकया लेके गया और किस तरह से स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है और बच्चों को किस प्रकार से लाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब स्कूल खोलने की हिदायत ही नहीं है, नियम यदि नहीं जारी किए, गाइडलाइन जारी नहीं की गई स्कूल खोलने को लेकर, बावजूद इसके उसने स्कूल खोल लिया। केवल प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कार्यालय जो स्कूल के हैं उन्हें खोलने के लिए आदेश जारी किए गए थे, बावजूद उसने पूरा स्कूल खोल लिया और बच्चों को भी जबरदस्ती बुलाया गया। जी अमित तिवारी, यहाँ बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये परिजन कैसे मान गए अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए ऐसे समय में? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। क्या ये सवाल भी पूछा गया या फिर जागरूकता की कमी लगती है? जी, निश्चित रूप से आपकी बात जायज है कि यह जागरूकता की कमी है और ग्रामीण अंचल में जब लोग अब लगातार लॉकडाउन की अनुपालना कर रहे हैं, लेकिन स्कूल संचालकों की ओर से बुलाया गया तो उन्हें लगा कि गांव के लोगों को की हिदायत आ गई होगी, तो इसमें जागरूकता की कमी इसमें एक बड़ी भूमिका रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि गांव के लोग हैं वे लेकर आ गए होंगे और बच्चों को छोड़ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने लगा होगा कि स्कूल के संचालकों ने बुलाया तो निश्चित रूप से पूरे नियम कायदों के साथ ही बुलाया गया होगा। जी अमित तिवारी, इसके अलावा इस स्कूल के अलावा और स्कूल किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं सिरसा में? ये पहला ही है मामला जो सिरसा में सामने आया था इस तरह का। अब तक बाकी जो स्कूल है वे जो प्रशासनिक कार्यालय उनके खोलने के हिदायतें थी उस हिसाब से जो फीस जमा करवाने की कार्रवाई चल रही है। तो तमाम तरह के जो सरकार की तरफ से निर्देश आए थे, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश आए थे, उसके बाद उसी तरह की कार्रवाई चल रही है। स्कूल नहीं खोला गया, क्लासें नहीं लगाई गई, कोई भी बच्चों को नहीं बुलाया गया। इस तरह से यह पहला ही मामला था और आज जो सरकार ने एक आदेश और भी जारी किए गए थे कि सरकारी स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय भी खोले जाएंगे, तो वे कार्यालय भी आज खोल दिए गए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी तमाम इस जानकारी के लिए। सत्यनारायण जी, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि बच्चे जिस एज में हैं वो अभी देखा जाए तो कच्ची मिट्टी है और उनको शेप दे करके घड़ा बनाया जा सकता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या उनकी मनोस्थिति पर भी असर पड़ता है? वो घर पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक लाक आ जाएगा स्टडी के बीच में? इन छोटे बच्चों को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की महामारी फैली हुई तो बच्चों पर इस चीज का ज्यादा असर पड़ेगा, तो बच्चों के जान के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जानी चाहिए और पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि गांव के हैं उतने जागरूक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सरकार ने पूरी तरह से, मैं कह सकता हूं कि इस बार तो इस बीमारी को लेकर के जो प्रचार किया गया वो बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है। गांव के भी आखिरी छोर तक भी सभी को जानकारी मिल गई है कि इस महामारी से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से भी ये गलती हुई है कि पेरेंट्स ने भी उनको बिना जानकारी लिए और उनको अपने विद्यालय में अपने बच्चों को भेज दिया है। उनको भी नहीं भेजना चाहिए था
और इस स्कूल के खिलाफ तो जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर पढ़ाई से पहले बच्चे के स्वास्थ्य और उसकी जान की कीमत की ज्यादा कीमत है जान की। हमें बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। अगर 2, 4, 5, 7 दिन 10 दिन और बाद विद्यालय अगर खुलेंगे तो हम उस पढ़ाई को पूरी तरह से उसकी कमी को पूरा कर लेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने पत्र सरकार को लिखा था कि वे बड़ी क्लासेस 11वीं 12वीं तो कम से कम जो बच्चे समझदार हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन आराम से कर सकते हैं, उनको कम छात्र संख्या के अनुसार उनको विद्यालय में बुलाया जाए तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। और उसके साथ साथ टीचर्स भी विद्यालय में आएंगे तो अपने जो वैसे तो सरकार ने खैर कल लेटर जारी कर दिया है, प्रशासनिक भवन हमारे खोलने के आदेश कर दिए हैं, मुखिया, क्लर्क और जो भी आवश्यकता के अनुसार अध्यापक को बुलाया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ अगर 11वीं 12वीं को भी और बुला लिया जाए तो मुझे लगता है कि बड़ी क्लास की क्लासेज है तो उनका थोड़ा सा फायदा हो सकता है। छोटे बच्चों की कोई ऐसी बात नहीं है, 8वीं तक तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर इस स्थिति में नहीं बुलाया जाना चाहिए। ठीक है। और जिस प्रकार का मॉडल आप रख रहे हैं कि बड़े बच्चों को बुलाया जा सकता है, उस प्रकार की बात वो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मानते हैं और उन्होंने कहा भी था, लेकिन वही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के चलते इस प्रकार से अभी काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के इस समय में निजी स्कूल अगर खोलते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं तो ये बेहद निंदनीय है और चिंता का विषय भी है कि छोटे बच्चों को कुछ भी हो सकता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा। सत्यनारायण यादव जी हैं हमारे साथ, स्टूडियो में गेस्ट हैं और उनसे हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सत्यनारायण जी, एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि लॉकडाउन के समय में अब टीचर्स भी घर पर बैठे हैं तो उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी उनके लिए एक नया विषय है। पहले से ऑनलाइन स्टडीज आ गई थी, लेकिन अब हर स्कूल में ऑनलाइन स्टडी का प्रावधान रखा गया है। क्या हर टीचर सक्षम है कि ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू बच्चों को पढ़ा सके? देखिएगा, जहां तक ऑनलाइन पढ़ाने की बात है, एक तो किसी ऐप के थ्रू आप सीधे बच्चों तक जुड़े, वो हमारे सरकारी स्कूल में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक तो हमारे सरकारी स्कूल में इस प्रकार के बच्चे हैं कि सभी के पास इस प्रकार के मोबाइल की सुविधा जो है वो नहीं है। अगर घर में एंड्रॉयड फोन है तो अब कंपनीज वगैरह हैं, लोग काम पर जाने लगे हैं, अपने खुल गई हैं कंपनीज, तो पेरेंट्स जो है फोन लेकर के चले जाते हैं, तो दिन में उन बच्चों को फोन नहीं मिल पाता सभी को, और वो पेरेंट्स शाम को आते हैं तो शाम को ही उनको जब उपलब्ध होता है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए कुछ एक हैं जिन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है, वरना हम फिलहाल तो यूट्यूब चैनल से वीडियो लेकर के या खुद अपने भी बहुत सारे अध्यापक हमारे साथी ऐसे हैं जो अपने भी वीडियो बना रहे हैं, तो हम अपने वीडियो बना के या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही छात्रों से संपर्क करके और उनकी पढ़ाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ 3-4 चैनल्स हैं, अलग अलग केबल पर वो आते हैं और उसमें 2-3 सब्जेक्ट्स की लगातार जो है वहाँ से हमारी ऑनलाइन जो एडुसेट के माध्यम से पहले उत्कर्ष सोसाइटी है हमारी, वहाँ से उनका प्रसारण सीधा होता है, तो उसके द्वारा छात्र कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अपने अध्यापक भी ऐसे हैं कि सभी के पास मुझे लगता है एंड्रॉयड फोन अध्यापकों के पास भी नहीं है, और जो थोड़े से सीनियर साथी हैं उनको उतना अभ्यास व्हाट्सएप का और इस ऑनलाइन ऐप वगैरह का भी नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें अध्यापकों को भी आ रही हैं और बच्चों के पास तो सुविधाओं की कमी के अनुसार है ही ये। सत्यनारायण जी, सरकारों ने फैसला लिया कि प्रशासनिक अब अमले जो हैं वो खुलने वाले हैं, लेकिन इस बीच अब देखा ये भी जा रहा है कि पेपर्स भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि बच्चे सक्षम हैं कि घर बैठ करके एग्जाम्स दे सके? उसमें कितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी? देखिएगा, एग्जाम की जहां तक बात है, हमारी बोर्ड की जो क्लासेस हैं, जैसे 10वीं है उनका एक पेपर रह गया था साइंस का, और 12वीं के कुछ पेपर रह गए हैं, उनकी एक प्रकार से देखें तो इस समय का वो बच्चे ज्यादा इसका सदुपयोग कर पाएंगे और जो है उन्होंने और अच्छी अपनी तैयारी की होगी। तो मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में इस प्रकार की बोर्ड जो है ना निर्णय लेकर के परीक्षा बच्चों की ले लेगा।
तो उसमें तो बच्चों को फायदा ही हुआ है, एक प्रकार से उनको एक गैप मिल गया अच्छा और तैयारी का। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, उन्हीं की परीक्षा की बात है। जहां तक बाकी जो क्लासेस हैं उनकी परीक्षा तो विद्यालय खुलने के बाद जो हमारी मंथली जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाएं होंगी, और उसमें जो हमारा सिलेबस है वो बटा हुआ है। और बहुत ज्यादा अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम ये सरकार से मांग कर सकते हैं, विभाग से भी हमारी ये मांग है कि अगर ये लॉकडाउन लंबा चलता है और हमारा सिलेबस उतना नहीं हो पाता है तो इसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी कई बार ऐसी चर्चाएं आई हैं कि वहां पर भी सीबीएसई में इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। तो हमारी मांग है कि उस हिसाब से 10 से 15% या 10 से 20% सिलेबस कम कर दिया जाए अगली क्लासेस के लिए, ताकि बच्चों को नुकसान ना हो, उनकी प्रॉपर रूप से पढ़ाई हो सके और वो परीक्षा अपनी दे सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी अपना समय हमें देने के लिए। तो आज हमने इस विषय पर बात करी कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्कूल वालों को और किस तरह से बच्चों में गैप आ रहा है स्टडी को लेकर के, और जो इस स्कूल ने नाफरमानी की है वो कितनी गलत है। आपने ये पूरा कार्यक्रम देखा, आप भी निर्णय लीजिए कि क्या आपके बच्चों को अगर इस तरह का आदेश मिलता है कि उन्हें स्कूल भेजिए कि आपको भेजना चाहिए या फिर नहीं, ये निर्णय आपके हाथ में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।